अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किस तरह से किया गया। सबसे पहली बात कि इस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों ये ज़रूरत पेश आई कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरह से ब्रांचेस में डिवाइड कर दें। तो उसका रीज़न था कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि आपके पास जो है वो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जब आप स्टडी करना चाहते हैं इन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप इनको अलग अलग से याद रख सकें। यानी आपके पास जो है वो ढेरों के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो उनको अलग अलग से याद रखना, पढ़ना, डिस्कस करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना ये आसान नहीं होता। इस वजह से क्या हुआ कि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई कर दिया गया, उनकी क्लासिफिकेशन कर दी गई, यानी उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। तो देखते हैं हम कि क्या किस तरह से क्लासिफिकेशन की गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले दो क्लासेस में सब डिवाइड किया गया, यानी जिनको हम कहते हैं कि आपके पास ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इन्हीं को हम एलिफैटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। देखें नाम से ही जाहिर है कि ओपन चेन है, ओपन चेन, और आगे लिखा हुआ है ए साइक्लिक। देखें ये जो ए है ना, ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। नेगेटिव प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि आपका जो साइक्लिक कंपाउंड उसको ए यानी मनफी के मायनों में ले जाना। तो आपका जो साइक्लिक नहीं है बल्कि ए साइक्लिक है, यानी साइकिल इस तरह से होता है ना कि इस तरह से आप जो है वो एक कहीं से भी उसको स्टार्ट कर लेते हैं अपने इनिशियल पॉइंट से, तो वो फाइनल आकर उसकी जगह के ऊपर जो है वो आकर टच करता है। तो इसको हम कहते हैं कि एक साइक्लिक चीज़ है। तो आपके कंपाउंड्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको दो तरह से क्लासीफाई कर दिया गया। एक कहा गया कि ए साइक्लिक यानी ओपन चेन होगी जिनकी, और उनको हम एलिफैटिक भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि हम उनको एलिफैटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। जो दूसरी कैटेगरी बनाई गई वो क्लोज्ड चेन वालों की बना दी गई, यानी आपके जो कार्बन की चेन होगी उसको साइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि वो साइकिल बना देगा। यानी जिस तरह से हमने पढ़ा ना कि जहाँ से आपका इनिशियल पॉइंट शुरू हो रहा है, एक पॉइंट आप लें तो वो करते करते जो फाइनल पॉइंट है वो उसी जगह के ऊपर आकर आपके टच कर जाए, तो हम कहते हैं कि साइकिल है। तो आपके पास जो है वो ओपन चेन हो सकते हैं जिनको हम एसाइक्लिक कहते हैं या एलिफैटिक कहते हैं, और क्लोज चेन हो सकते हैं जिनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब पहले हम यूँ करते हैं कि थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं अपने ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स को। एलिफैटिक का नाम भी दे रहे हैं। अब जो आपके ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, देयर में बी स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स या फिर वो ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स हो सकते हैं। यानी आपके वो कंपाउंड्स हो सकते हैं कि स्ट्रेट चेन में लगे हुए हों। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एग्जांपल है कि यहाँ पर 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगाया गया है। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 और 4, 4 कार्बन जो हैं उनको एक स्ट्रेट चेन में लगाया गया है। 4 हैं तो इसलिए हमने इनको नाम ब्यूटेन का दे दिया, और पीछे लिखा है एन। एन ब्यूटेन का मतलब होता है कि नॉर्मल ब्यूटेन, यानी एक स्ट्रेट चेन के अंदर जो ब्यूटेन आ रही है। इसी तरह वो ब्यूटीन के एग्जांपल ईन, ये जो एंड वाला ईन है ये आपको बता रहा है कि आपके जो कार्बन है और दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। तो बहरहाल ये भी अगर कार्बन की चेन के तौर पर देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट चेन है, एक सीधी चेन आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं। इसी तरह जो दूसरी कैटेगरी है वो आपकी ब्रांच्ड चेन वालों की है। ब्रांच चेन मतलब जिस तरह से आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि बनाए तो यहाँ पर भी 4 कार्बन है, ये 1 2 3 और 4 आइसोब्यूटेन हैं, तो इसमें भी 4 ही कार्बन, लेकिन एक कार्बन की ब्रांच निकल रही है। यानी बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे ये देखें, ये हमने 4 कार्बन एक स्ट्रेट चेन के अंदर बना दिए। इसको चेक करने का तरीका क्या होगा? इसको चेक करने का तरीका बड़ा सिंपल होगा। आप क्या करें कि आप ना एक कार्बन से लाइन लगानी शुरू कर दें, यानी आप एक कार्बन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और इस तरह से इनको लाइन लगाएं। ये आपने देखा कि ये आपके पास एक जो है वो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं ऐसा करती हूँ कि यही ब्रांच्ड चेन वाला आपके सामने बनाती हूँ, यानी मैं 4 ही कार्बन लूँगी और उन 4 कार्बन्स को मैंने ब्रांच बनाना है। अब अगर आप कार्बन्स को कार्बन कार्बन को जोड़ना चाहेंगे ना, तो ये देखिएगा, आप एक कार्बन से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक अपनी लाइन को लेकर जा रहे हैं। जब आप चौथे कार्बन के तक आना चाहेंगे तो ये इस तरह से, ये देखें ये एक ट्री सा बन गया है। तो ये इस तरह से जब ब्रांच निकल आती है इसको हम कहते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। जैसे ये बिल्कुल इस तरह से आप जैसे चेन पहनते हो गले में पहनने वाली, या आपकी जो है वो वाच होती है समटाइम्स चेन वाली, तो उसमें क्या होता है कि वो इस तरह से सीधी चेन होती है, और कभी कभी हम कोई ब्रेसलेट या कोई
अब जो है वो इस तरह का ख़रीद लेते हैं जिसमें से आपने शायद देखा हो कि मतलब डिफरेंट डिज़ाइन बाहर निकल रहे होते हैं, यानी ये आपकी एक चेन चल रही है और वो चेन के साथ जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन कुछ कुछ फासले पर निकल रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये ब्रांचेज हैं। बिल्कुल इस तरह से ही है कि ये आपकी एक चेन चल रही थी और ये बाहर उसमें से ब्रांच निकल आई। तो आपके जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, यानी सीधी चेन लगी हुई है, और वो ब्रांच्ड चेन भी हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर मैं एलैबोरेट करना चाहूँ तो मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखती हूँ स्ट्रेट चेन की। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मैंने आपके सामने 4 और ये 5 आपकी बार कार्बन जो है वो लगाए हैं। अब देखा जाए तो मैंने एक कार्बन को नीचे लिखा है। अब ये कौन सी है, ये स्ट्रेट चेन है या ब्रांच्ड चेन है? इसको हम कैसे चेक करेंगे? वही फार्मूला कि हम कार्बन टू कार्बन इसको अटैच करते जाते हैं। अब देखिए, मैंने एक कार्बन से दूसरे, फिर तीसरे और चौथे कार्बन के साथ इस तरह से लाइन लगाई। अब ये मैं 5वें कार्बन की तरफ आ गई और आपने देखा कि इसके अंदर से कोई अलग से ब्रांच नहीं निकल रही, यानी ये पूरी की पूरी स्ट्रेट चेन ही जा रही है। इसको मैंने सिर्फ लिखते वक्त नीचे लिख दिया है या ऊपर लिख दिया है, लेकिन ये जा रही है आपकी स्ट्रेट ही चेन जा रही है। इसी तरह अगर मैं ब्रांच की एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँ, मिसाल के तौर पर आप कहें 1 2 और 3 और एक आप यहाँ पर लिख लें और एक आप इस तरह से 4 और 5 लिख लें। अब अगर मैं इसको अटैच करती हूँ ना तो ये देखिएगा, तो इस तरह से आपने देखा कि इसके अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर कि ये एक चेन जा रही थी और उसमें से ये अलग से कार्बन निकल रहा है, यानी आप इनको इकट्ठे नहीं जोड़ सकते। अगर मैं यहाँ से इस तरह से नीचे भी आती ना, ये देखिएगा, अगर मैं ये इस तरह से चौथे और फिर ये 5वें और फिर इस तरह से कार्बन की तरफ जाती, तो ये आपको कहीं ना कहीं एक इस तरह का ट्री सा बना हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह की चेन्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड चेन बोलते हैं। तो आपके पास ओपन चेन, जिनको हम एसाइक्लिक या एलिफैटिक कहते हैं, दो तरह से हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड चेन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड। अब की बार क्या होगा कि आपका जो कंपाउंड है वो इस तरह से सीधी चेन नहीं होगी, ओपन नहीं होगी, बल्कि क्लोज्ड चेन होगी, यानी कि रिंग्स बने हुए होंगे, इस तरह से रिंग्स बने होंगे। अब वो डिफरेंट कार्बन नंबर के हो सकते हैं, अभी हम डिटेल के साथ देखते हैं। तो इस तरह से क्या बने होंगे, आपके पास रिंग्स बने होंगे। तो आपके जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं उनको फर्दर हम दो कैटेगरीज में सब डिवाइड कर सकते हैं। एक होगी होमोसाइक्लिक और दूसरी होगी हेटेरोसाइक्लिक। ये क्या है? होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम। तो होमोसाइक्लिक मतलब कि इस तरह का साइकिल, ये नहीं होगा तो क्लोज चेन, लेकिन उस साइकिल के अंदर एक ही तरह का कार्बन लगा होगा, जिसको हम दूसरा नाम दे रहे हैं कार्बोसाइक्लिक। कार्बोस से मुराद है कार्बन, ठीक है, कार्बो का मतलब है कार्बन, यानी पूरी की पूरी साइकिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही एटम मौजूद है, यानी पूरी जो रिंग बनेगी ना आपके पास, उसमें कार्बन एटम ही मौजूद है। इंपॉर्टेंट है कि आपको जब पेपर में पूछा जाता है तो समटाइम्स होमोसाइक्लिक की बजाय कार्बोसाइक्लिक के नाम से पूछ लेते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। कार्बोसाइक्लिक का भी यही मतलब है कि आपकी जो पूरी की पूरी रिंग है उसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम ही मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं कार्बोसाइक्लिक। अब जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो फर्दर कैटेगराइज हो सकते हैं। वो फर्दर कैसे कैटेगराइज हो सकते हैं? एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। पहले ज़रा एलिसाइक्लिक को देख लेते हैं। देखें, ये जो एलिसाइक्लिक का वर्ड है ये कहाँ से निकला है? ये एक्चुअली आपके पास कम्बिनेशन है। ये शुरू में लिखा हुआ है एली। एली का मतलब है कि एलिफेटिक। ये ऊपर आपने देखा था ना, जो आपने ओपन चेन के अंदर देखे थे एलिफेटिक, जिनको आपने बोला था। तो एलिसाइक्लिक का मतलब है कि एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, यानी कि हैं तो वो एलिफेटिक जैसे ही, उनके कार्बन नंबर, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो एलिफेटिक जैसे ही, लेकिन साइक्लिक हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ये एक साइक्लोप्रोपेन की, तो इसमें आपने देखा है तो 3 कार्बन अटैच हैं सिंपली, और उनके बाकी की वैलेंसी जो वो हाइड्रोजन से पूरी कर दी गई है, लेकिन जो है ये साइकिल में है, यानी इस तरह से, ये देखें ये इस तरह से साइकिल बनी हुई है। याद रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी कोई कॉर्नर ड्रॉ कर देते हैं ना हम, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कॉर्नर ड्रॉ किए हैं, ये 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पर मैंने 3 कॉर्नर ड्रॉ किए हैं, इसका मतलब है 3 कार्बन एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक बोलते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन, इसी तरह 5 कार्बन लगा लें, साइक्लोपेंटेन एंड सो ऑन। इनका जो जनरल फार्मूला होता है आपके एलिसाइक्लिक वालों का, वो होता है CnH2n,
यानी कि आप N जो लेंगे उसमें से हाइड्रोजन जो है उसे डबल हो जाएंगे, H2N होगा। तो ये आपके पास कार्बोसाइक्लिक में से एलिसाइक्लिक की एग्जांपल हो गई। दूसरी जो चीज़ है आपके सामने वो एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कार्बोसाइक्लिक तो हो, यानी पूरी की पूरी रिंग बनी तो सिर्फ हो आपके कार्बन से ही, लेकिन एरोमेटिक हो। एरोमेटिक का क्या मतलब होता है? एरोमेटिक का मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद है, ठीक है, जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद है उनको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये एक बेंजीन भी इसकी एग्जांपल है। इसी तरह मैंने फिनोल लिख दिया है, ये भी इसकी एग्जांपल है। अब देखिए फिनोल में बेशक आपको ऑक्सीजन नज़र आ रही है, लेकिन ये रिंग में नहीं है, ये रिंग से बाहर है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी काबिल गौर बात है कि आपके ये रिंग से बाहर है, रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बनी हुई है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये दोनों कार्बोसाइक्लिक एग्जांपल्स हैं। अगर एलिफेटिक जैसे जो है वो रिंग बनी हो तो वो एलिसाइक्लिक। अगर बेंजीन रिंग एटलीस्ट एक हो उसके अंदर तो वो आपका एरोमेटिक होता है। एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग से मेरी मुराद ये है कि ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ नेफ्थलीन की, तो इसमें 2 बेंजीन रिंग है, तो ये भी आपका एरोमेटिक में ही आएगा। यानी कम अज़ कम अगर एक भी बेंजीन रिंग मौजूद है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है, सही है। तो क्लोज चेन होमोसाइक्लिक भी हो सकते थे और वो हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। हेट्रो, ये जो हेट्रो है ना टर्म, इसका मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है डिफरेंट। तो हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका साइकिल तो होगा और उनके साइकिल के अंदर किसी ना किसी एक, दो या ज़्यादा जगह के ऊपर, 2-3 जगह के ऊपर भी हो सकता है, आपके पास कार्बन के अलावा एटम्स भी मौजूद हों, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पीरिडीन की एग्जांपल है, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन मौजूद है। फ्यूरॉन की एग्जांपल है, ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरह पायरोल और डिफरेंट आपके पास एग्जांपल्स हैं जिनमें पूरी रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई एटम मौजूद हो सकता है। तो इस तरह की जो आपके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे साइकिल होते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। और वो जो आपका कार्बन के अलावा वाला एटम है उसको हम हेट्रो एटम कहते हैं। यानी कार्बन के अलावा जैसे पीरिडीन के केस के अंदर नाइट्रोजन इज़ हेट्रो एटम, फ्यूरॉन के केस के अंदर ऑक्सीजन इज़ हेट्रो एटम, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम। तो आपकी इस तरह से जो है डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं कि आप अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में इस तरह से आप जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हमारे लिए पढ़ना बहुत आसान हो गया, यानी हम अपने एलिफेटिक के लिए एक अलग चैप्टर पढ़ लेंगे और अपने जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए अलग, यानी हम अलग अलग से उनकी सारी कैटेगरीज और सारी प्रॉपर्टीज़ और प्रेपरेशन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। अगर इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में भी आ जाता है लेकिन शॉर्ट में ज़्यादातर पूछा जाता है कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंस बता दें, आपने डेफिनेशन और एग्जांपल्स बतानी है। कार्बोसाइक्लिक को डिफ़ाइन कर दें, होमोसाइक्लिक को डिफ़ाइन कर दें, या इसी तरह से आपके पास इनके डिफरेंसेस जो हैं वो लॉन्ग में भी कभी कभार पूछ लेते हैं, या आपसे जो है वो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिफरेंस पूछ लें। तो इस तरह से वो डिफरेंट आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।